मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर सवार हैं। भाइयों का खात्मा कर तक नशे हुए उन्हें बहुत साल हो चुके और सल्तनत पर अब कोई खतरा दिखता नहीं। और अब औरंगजेब की मंशा है कि राज्य विस्तार किया जाए। औरंगजेब की नज़र दक्कन पर थी, लेकिन उससे पहले साल 1679 में कश्मीर से बुलावा आ गया। एक चिट्ठी आई, लिखा था कि मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ना होगा। वही मंगोल जिन्हें मुगल अपने पूर्वज मानते थे। बाकायदा मुगल शब्द मंगोल शब्द से ही निकला, लेकिन उस साल जब औरंगजेब ने यह नाम सुना, त्योरियां चढ़ गई। औरंगजेब ने फौज को कूच का हुक्म दिया। इसके बाद हुआ एक युद्ध मुगलों और मंगोलों की फौज के बीच। ये वो मंगोल फौज नहीं थी जो चंगेज खान के वक्त में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मंगोलों के चर्चे तो थे ही। उन्हें खूनी लड़ाई के लिए जाना जाता था। मंगोलों और मुगलों के बीच इसके बाद इतिहास का वो इकलौता युद्ध हुआ जिसमें दोनों आमने सामने आए। क्या हुआ इस युद्ध में, इस युद्ध की वजह क्या थी, कौन जीता कौन हारा, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है लद्दाख से। लेह से कारगिल जाने वाले हाईवे पर करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, बासगो। एक सुनसान गांव है, नाम भी शायद कम ही लोगों ने इसका सुना होगा। बासगो में बौद्ध धर्म का बहुत पुराना मठ और एक किला बना हुआ है। साल 1679 में इस किले को चारों तरफ से मंगोलों ने घेर रखा था। किले के अंदर थे लद्दाख के राजा ग्याल्पो नामग्याल। उनके राज्य पर खतरा मंडरा रहा था। राजा चिंता में थे। मंगोलों से भिड़ना सबके बस की बात नहीं थी। उत्तर भारत में सिर्फ एक ही ताकत थी जो मंगोलों का सामना कर सकती थी, मुगल फौज। राजा ग्याल्पो नामग्याल ने एक हरकारा दौड़ाया, कश्मीर की ओर गया ये। और कश्मीर में तब मुगलों का एक गवर्नर था, इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने जब सुना कि लद्दाख को मदद की जरूरत है, उसने ये संदेश सीधे दिल्ली भिजवाया, औरंगजेब के पास। मुगल बादशाह ने संदेश के बारे में देर तक सोचा। लद्दाख पर सीधा उनका कंट्रोल नहीं था, न ही उन्हें इस वीरान इलाके में ज्यादा इंटरेस्ट था भी। लेकिन एक चीज जिस पर औरंगजेब की सालों से नजर थी, वो लद्दाख में मिल जाती थी, पश्मीना का व्यापार। ये लद्दाख से कंट्रोल होता था, इसलिए औरंगजेब लद्दाख की मदद को तैयार हुए। लेकिन दो शर्तें भी लगाई। पहली शर्त, पश्मीना के ट्रेड में हिस्सा, और दूसरी शर्त, लद्दाख के राजा ग्याल्पो नामग्याल को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। राजा ग्याल्पो नामग्याल इस शर्त को मानने के लिए मजबूर थे। मंगोलों के खिलाफ उन्हें मुगलों की मदद चाहिए थी, और वो भी तुरंत। हालांकि आगे इस कहानी में क्या हुआ, उससे पहले एक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। मंगोल फौज ने लद्दाख पर हमला किया क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें तिब्बत चलना पड़ेगा। तिब्बत, लद्दाख, भूटान, 17वीं शताब्दी में ये सब अलग अलग राज्य थे जिनकी सीमाएं आपस में मिलती थीं, और इसी चक्कर में खटपट चलती रहती थी। एक खटपट और थी कि तिब्बत में दो प्रकार के बौद्ध समुदाय थे, एक जिन्हें रेड हैट कहा जाता था और एक जो येलो हैट के नाम से जाने जाते थे। दोनों समुदायों में दशकों से संघर्ष चलता आ रहा था। तिब्बत में येलो हैट का प्रभाव ज्यादा था, जिनके हेड थे दलाई लामा, जबकि भूटान में रेड हैट्स ज्यादा ताकतवर थे। दोनों में से कौन जीतेगा, इस लड़ाई का फैसला हुआ मंगोलों की एंट्री से। मंगोलों को एक राज्य हुआ करता था जिसे जुंगार खानेट के नाम से जानते थे लोग। ये मंगोल कबीलों का राज्य था जो आज के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत तक फैला हुआ था। इन्हीं के कंट्रोल में आज का अक्साई चीन का इलाका भी था, जिसके जरिए ये लोग तिब्बत और लद्दाख में दखल रखते थे। बहरहाल, जुंगार खानेट चूंकि तिब्बत के पड़ोस में था, इसलिए वहां की राजनीति में इनका सीधा दखल भी था। येलो हैट और रेड हैट के बीच संघर्ष में मंगोलों ने येलो हैट का साथ दिया। मंगोलों में यह चलन बड़ा पुराना था। बाकायदा दलाई लामा का टाइटल भी मंगोल सुल्तान अल्तान खान का ही दिया हुआ था। मंगोल ताकतवर थे, उनके साथ के चलते येलो हैट और ज्यादा ताकतवर हुए, और उनके लीडर यानी कि दलाई लामा एक तरह से तिब्बत के राजा ही हो गए। हालांकि आधिकारिक रूप से राजा कोई और था तिब्बत का, लेकिन चलती थी दलाई लामा की ही। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातों को हम पक्का कर लेते हैं, वरना थोड़ा कंफ्यूज आप होने लगेंगे। यहां तक हमें यह क्लियर हो गया कि तिब्बत और मंगोल एक साथ आ गए हैं। इस गुट की लड़ाई है भूटान के साथ। भूटान के साथ क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बताया, भूटान में रेड हैट्स का प्रभाव ज्यादा था और तिब्बत में था येलो हैट्स का, जिन्हें मंगोलों का साथ मिला हुआ था। तनातनी चल रही थी कि इस खेल में एंट्री हो जाती है लद्दाख की। कैसे हुआ ये कि 1670 के आसपास लद्दाख के राजा ने भूटान के राजा को अपना समर्थन दे दिया, रेड हैट्स को।
इस बात से तिब्बत के दलाई लामा नाराज हो गए, क्योंकि जैसा पहले बताया उनका भूटान से पंगा चल रहा था। लिहाजा इस तरह लद्दाख और तिब्बत के बीच भी दुश्मनी के बीच पनप गए। दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन, वो वाला लॉजिक। दलाई लामा ने लद्दाख को दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद वो लद्दाख को सबक भी सिखाना चाहते थे, लेकिन कोई वाजिब मौका नहीं मिल रहा था। हमला करेंगे कैसे, बताएंगे क्या दुनिया को, क्यों किया। फिर अचानक लद्दाख से कुछ खबरें आई कि वहां येलो हैट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात को बहाना बनाकर दलाई लामा ने अपने दोस्त मंगोल सुल्तान खुशी खान को लद्दाख पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। याद रखिए, मंगोलों और दलाई लामा की पहले से दोस्ती है, इसलिए मंगोल आसानी से हमले को तैयार भी हो गए। और इसके बाद मंगोलों की फौज लद्दाख पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ गई। इस लड़ाई में मंगोलों का साथ एक और राजा ने दिया था, राजा खेरी सिंह, जो बुशहर रियासत के राजा थे। बुशहर यानी आज का हिमाचल प्रदेश। राजा खेरी सिंह के बारे में एक दिलचस्प ट्रिविया आप ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्हीं के वंशज थे। राजा खेरी सिंह ने मंगोलों का साथ क्यों दिया, अब आप पूछेंगे। दरअसल राजा खेरी सिंह का लद्दाख के साथ एक पुराना झगड़ा था। दोनों राज्य हिमाचल की स्पीति वैली को अपना बताते थे और इसी चक्कर में चल रहा था विवाद। राजा खेरी सिंह ने सोचा कि मंगोलों की मदद से वो इस विवाद का निपटारा कर लेंगे, स्पीति वैली अपने पास। लिहाजा उन्होंने सैन्य रूप से मदद करने का फैसला लिया। मंगोल, तिब्बत और बुशहर तीनों राज्यों की संयुक्त सेना लद्दाख पहुंच गई। पैंगोंग लेक आपको याद होगा ही, जो पिछले दिनों खबरों में रहा, वही जिसके किनारे पिछले दिनों भारत चीन की झड़पें हुई हैं। 2020 से सिलसिला चला आ रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2024 में। इसी झील के किनारे लद्दाख की फौज पर आक्रमण हुआ और संख्या बल में कम होने के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। मंगोल फौज ने उनका पीछा भी किया। अंत में लद्दाख के राजा ग्याल्पो नामग्याल को बासगो के किले में शरण लेनी पड़ी। बासगो का किला तब लद्दाख का सबसे मजबूत किला था। इस किले को मंगोल फौज ने घेरा, लेकिन अंदर वो घुस नहीं पाए, लिहाजा राजा को कुछ मोहलत मिल गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने मुगलों से मदद मांग ली और जैसा पहले बताया, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मदद के लिए हामी भरी, लेकिन दो शर्तें थी। एक शर्त थी लद्दाख के राजा का इस्लाम कबूल करना और दूसरा पश्मीना का ट्रेड। राजा ने इस्लाम कबूल किया या नहीं, इसे लेकर के आज की तारीख में मतभेद हो गए हैं। मुगल इतिहासकारों के अनुसार राजा ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम आकबत महमूद खान रखा था। इसके बाद उन्होंने लेह में एक मस्जिद भी बनवाई, जबकि कई लोग ये भी मानते हैं कि राजा ने धर्म नहीं बदला। एक कहानी ये भी कहती है कि राजा ने जनता के डर से बात छुपा कर रखी। अब असलियत जो भी रही हो, अंत में हुआ यह कि मुगलों ने लद्दाख की मदद की और मंगोलों से युद्ध भी किया। मुगल फौजें जोजिला दर्रे को पार कर लद्दाख में एंटर करती हैं और सिंधु नदी को पार कर पहुंच जाती हैं बासगो, वही जगह जहां किले में फंसे थे लद्दाख के राजा और उन्हें घेरा हुआ था मंगोल फौज ने। बुशहर रियासत के लोग भी थे, तिब्बत के भी थे। बासगो के पास एक मैदान पड़ता है, जारग्याल। इसी मैदान में मंगोलों और मुगलों का आमना सामना हुआ। सालों के युद्ध की अभ्यस्त मुगल फौज युद्ध की कला में बड़ी माहिर थी। लड़ाई में वो मंगोलों पर सवा साबित भी हुए। मंगोलों को मजबूरन वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा। मुगल फौज ने उनका पीछा किया। लेह में स्पितुक नाम के स्थान पर एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, क्योंकि मुगल चेस कर रहे थे और इस बार भी रिजल्ट पिछली बार जैसा ही रहा। मंगोलों को एक बार फिर भागना पड़ा। इस बार मुगल फौज ने उन्हें पैंगोंग लेक से भी पीछे खदेड़ दिया और इसके बाद मुगल फौज लद्दाख के राजा के पास पहुंची और अपना हिस्सा लेने की मांग करती है। मुगल इतिहासकारों के अनुसार पश्मीना ट्रेड के सारे राइट्स मुगलों को दिए गए, जैसी कि बात हुई थी, और ये पक्का करने के लिए कि वायदा पूरा होगा, मुगल अपने साथ लद्दाख के राज परिवार के कुछ लोग भी ले गए, जिनमें से एक राजा का बेटा भी था। इसके बाद मुगल वापस लौट गए। उधर मंगोल युद्ध में हार गए थे, लेकिन बदला लेने के लिए 1684 में उन्होंने एक बार फिर हमला किया। इस बार लद्दाख को मुगलों से मदद मांगने का मौका नहीं मिला, लेकिन हालांकि मुगल भी इस समय तक दक्कन में बिजी हो गए थे, उनका ध्यान साउथ में था, लिहाजा उनकी इस विवाद में कोई दिलचस्पी खास बची भी नहीं थी। मुगलों की मदद के बिना लद्दाख कमजोर था और युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद तिब्बत और लद्दाख के बीच एक संधि हुई। तय हुआ कि लद्दाख तिब्बत को सालाना टैक्स देगा। इस संधि के तहत दोनों देशों का एक बॉर्डर फिक्स किया गया और दोनों ने माना कि एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना है।
एक दिलचस्प बात आपको यहाँ बता दें कि तिब्बत और लद्दाख के बीच जो बॉर्डर तय हुई वो 1865 तक बरकरार रही, जिसके बाद अंग्रेजों ने एक नई सीमा रेखा बनाई जिसे जॉनसन लाइन नाम दिया गया। और इसी जॉनसन लाइन पर भारत और चीन के बीच विवाद है, क्योंकि चीन ने इसे कभी माना नहीं। इसी के चलते 1962 में लड़ाई हुई और सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता चला गया, आज भी जारी है। दोनों देशों के बीच में फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जो है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC। दिलचस्प बात यह है कि ये LAC लगभग उसी ढर्रे पर बनी हुई है जो सीमा 1684 में तिब्बत और लद्दाख के युद्ध के बाद तय हुई थी। तारीख का ये शानदार एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।